हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एमजे आपके साथ हूं आज एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेडिक्लेम ले लिया है, और अगर मेडिक्लेम लिया होगा तो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जितने की लगती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो ये है, हम बात करेंगे उन फैक्ट्स के बारे में जो हमारा मेडिक्लेम इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइज़र हमें नहीं बताता है या हमसे छुपा के रखता है उन बातों को, या बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों में नहीं जाता है। तो आज हम उन टॉपिक्स पे, उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो हमारा मेडिक्लेम एजेंट हमसे नहीं शेयर करता है, हमको डिटेल में इन बातों के बारे में नहीं बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये है रूम रेंट कैपिंग। हम जब मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है, हम कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन हम लेंगे तो हमें अच्छा से अच्छा रूम दिया जाएगा, प्राइवेट रूम दिया जाएगा, और सारी की सारी अरेंजमेंट्स हमारे लिए हॉस्पिटल करेगा और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मगर ऐसा नहीं है, इसमें एक कैच होता है। आपके द्वारा लिए गए कवरेज अमाउंट के ऊपर आपके रूम की एक सर्टेन अमाउंट की कैपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 लाख रुपए का मेडिकल कवर लिया हुआ है तो जो रूम की कैपिंग होती है वो 5000 अप टू 5000 रुपीज़ होती है। उसके ऊपर का अगर आपने कवरेज लिया हुआ है अबव 3 लाख रुपीज़, बिटवीन 3 एंड 5 लाख रुपीज़, उसकी रूम कैपिंग अलग होती है। इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने कवरेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रूम कैपिंग है वो इसमें आता जाएगा। एक सर्टेन कवरेज के बाद जो रूम कैपिंग होती है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है मैक्सिमम प्लान्स के लिए। 10 लाख रुपए की ऊपर की 10 लाख या 10 लाख रुपए की ऊपर की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई भी रूम कैपिंग नहीं होता। यह रूम कैपिंग वाली जो क्लॉज है ये इंश्योरेंस एजेंट्स नॉर्मली इस पर बात नहीं करते हैं, इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे तो हर कोई सोचेगा कि हमें तो प्रॉब्लम होगी, हमें अच्छा रूम नहीं मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे। मगर ये पॉलिसी लेने के दौरान हमें इस चीज़ से अपने आप को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए कि हमारा इतने अमाउंट का स्लैब है और हमारी रूम की कैपिंग ये है, हमको इसी कैटेगरी वाला रूम अवेलेबल कराया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स हमें नहीं बताते हैं, दैट इज़ ICU कैपिंग, इंटेंसिव केयर यूनिट का कैपिंग। हम अगर हॉस्पिटलाइजेशन हम लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में और हमें इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना पड़ता है ड्यू टू सम व्हाटसोएवर द रीज़न में भी, तो उसमें भी कैपिंग होती है। वो जो हमारा ICU का कैपिंग होता है दैट इज़ 2% ऑफ द सम एश्योर्ड। अगर हमने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है तो हमारा जो ICU का पर डे कवरेज होगा वो 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड होगा, दैट मीन्स 6000 रुपीज़ पर डे। और अगर हमारा ICU का खर्चा 20,000 रुपये पर डे का आ रहा है और हमने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 2% के हिसाब से 6,000 रुपीज़ कंपनी हमें देगी, और रिमेनिंग 14,000 जो है वो हमें खुद से बेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए। हम जब भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हों, अगर हमें ICU फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो हम इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितनी हेल्प मिल रही है और हमें पर्सनल पोजीशन से कितना देना पड़ सकता है। तो ICU कैपिंग भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात जो आती है वो आती है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। हम अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी मेडिकल प्रोसीजर की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं और हमारा फॉर एग्जांपल जो भी हमारा सम इंश्योर्ड है 3 लाख या 5 लाख, हम उसे अवेल कर लेते हैं। हमने किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से एडमिशन लिया और अपनी जो सम इंश्योर्ड थी उसको एग्जॉस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख का हमारा सम इंश्योर्ड था तो वो हमने एग्जॉस्ट कर लिया। अब हमें लगा अरे हमने तो अपना पूरा
सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर लिया है, क्या हम दोबारा अगर हॉस्पिटलाइज होंगे तो हमें कवरेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, जो क्लॉज काम करता है, दैट इज ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। हम दोबारा जब उसी साल दोबारा किसी अन्य बीमारी या किसी अन्य परेशानी की वजह से हॉस्पिटलाइज होंगे तो हमारे साथ फिर से हमारी कंपनी होगी उतने ही सम इंश्योर्ड के साथ। अगर आपने 3 लाख रुपए यूटिलाइज कर लिया है पहले क्लेम में, तो दोबारा अगर आप किसी अन्य बीमारी की वजह से एडमिशन लेते हैं हॉस्पिटल में, तो दोबारा से आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। 3 लाख रुपए तक आप फिर भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड क्लॉज काम कर रहा है। ये भी एक बात है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स नहीं बताते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स हमसे नहीं डिस्क्लोज करते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट। अगर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन किसी एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट की वजह से होता है तो क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली है या नहीं है, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमने पॉलिसी ले ली और ड्यू टू सम एक्सीडेंटल दिस थिंग इंजरी हमें हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ा, और हम जब हॉस्पिटलाइज हुए तो हमारा क्लेम ही प्रोसेस नहीं हुआ। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी पॉलिसी में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज़ को भी हमें जानकारी करना, इस चीज़ को भी क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि वेदर हमारी पॉलिसी में एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट एप्लीकेबल है या नहीं है। चौथी बात जो है दैट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर मैंने एक सिंपल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं अपने आज के व्यूअर्स के लिए छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी ऐसा खर्चा जो हॉस्पिटलाइजेशन में जाने से पहले आप करते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले कोई भी किया हुआ खर्चा, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहलाता है। और जो खर्चा आप डिस्चार्ज होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी खर्च आप करते हैं, जो कि खर्च आपको प्रिस्क्राइब किया होता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा, उस खर्च को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनीज प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे के कुछ एक स्लैब बनाया होता है, 30 to 60 डेज, 30 डेज फॉर प्री एंड 60 डेज फॉर पोस्ट, 60 डेज फॉर प्री एंड 90 डेज फॉर पोस्ट। ये डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो आप भी इस चीज़ पे अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र या एजेंट से क्लैरिफिकेशन ज़रूर लीजिए। उसके बाद हमारा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें दिमाग में नहीं आता है क्लेम मेडिक्लेम लेते समय, वो है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब साहब मान लीजिए आपको पैरालिसिस आ गया, आप हॉस्पिटल में नहीं चाहते कि ट्रीटमेंट लें, आप चलने फिरने में एकदम असक्षम हैं, आप चाहते हैं कि आपका उपचार जो है, आपका ट्रीटमेंट आपको घर पे ही दिया जाए। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारी पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर ये क्लॉज एप्लीकेबल है तो आप अपने घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इस चीज़ को भी हम अगर क्लैरिफाई करके चलें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, रादर देन गोइंग इनटू द हैसल्स लेटर ऑन। तो एक बेहतरी के लिए हमें इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करके रखना चाहिए। अब एक फाइनल पॉइंट जो है उस पर हम बात करने वाले हैं, वो पॉइंट है ऑर्गन डोनर कवरेज। ऑर्गन डोनर कवरेज, अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट चलता है और हमें डॉक्टर बोलता है कि आपके कुछ ऑर्गन्स चेंज करने हैं, आपको नए ऑर्गन्स लगाने होंगे, फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है या किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, तो जो डोनर है वो भी आपके साथ हॉस्पिटलाइज होगा। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आपके मेडिकल प्रोसीजर्स चल रहे हैं, और जो डोनर है, डोनर कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी ही और शी कैन बी योर फैमिली मेम्बर, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। उसको भी एडमिशन लेना होगा, उसको भी हॉस्पिटलाइजेशन देना होगा, उसका भी ट्रीटमेंट चलेगा, उसका भी प्रोसीजर होगा। तो अब आप साहब ये देखना है कि डोनर का खर्चा जो है वो हमारी पॉलिसी में कवरेज है या नहीं है। अगर डोनर का खर्चा आपकी पॉलिसी में कवरेज नहीं है
तो वो सारा का सारा खर्चा आपका तो आपकी कंपनी दे रही है, मगर जो प्रोसीजर, जो एक्सपेंसेस आपके डोनर के ऊपर हो रहा है, जो भी रूम चार्जेस हुए या जो भी XYZ कंप्लीट चार्जेस ऑफ द डोनर, दैट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर बाय यू इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन योर पॉलिसी। अगर एप्लीकेबल है आपकी पॉलिसी में तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी सारा खर्चा आपके बिहाफ पे बेयर करेगी, मगर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आपका खर्चा तो आपकी कंपनी देगी, मगर आपका जो डोनर है उसका खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इन पे हमें क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने एजेंट से। अगर हम इन पे क्लैरिफिकेशन ले लेंगे तो क्लेम के समय हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा क्लेम हैसल फ्री तरीके से ईजी गोइंग वे में आराम से प्रोसेस हो जाएगा और हम पीसफुली अपने क्लेम को सेटलमेंट करा पाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, see you again. Bye bye.